हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारे चैप्टर 8 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस की वीडियो है। जो भी हम इसमें सारे क्वेश्चन अब तक बोर्ड में आए हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अब तक 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर नंबर 7 की वीडियो में सारे डिस्कस किए थे। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो वो टाइप करे यूट्यूब पे अत्रिस फिजिक्स एकेडमी, उसमें आपको सारी वीडियोज वो जो है मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा, एन एसी सोर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब आपके पास एक जो है कैपेसिटर है, आपके पास आपने क्या कर रखा है, उसके साथ में एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया है। ये आपका कैपेसिटर है। यहाँ जो एसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो है बेटा ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज आई डी इफेक्टिव विद द डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दे तो आईडी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में आया है। चलो देखो बेटा, आपको बताया यहाँ कैपेसिटर लगा रखा है। इसका मतलब जो कैपेसिटर का अपोजिशन होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 की वीडियो में, जिसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये होता है बेटा 1/ओमेगा सी। या इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चे 1/2π/न्यू सी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई फ्रीक्वेंसी आपने घटा दी है। आप क्या देख रहे हैं, जो अपोजिशन है वो बेटा फ्रीक्वेंसी पे क्या है, इनवर्सली है। मतलब यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपोजिशन घटेगा, और यदि बेटा फ्रीक्वेंसी घटेगी तो बच्चे अपोजिशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन था कि फ्रीक्वेंसी आपने क्या करी है, डिक्रीज कर दी है। बस फ्रीक्वेंसी घटते ही ये वाला केस आ जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी घटते ही अपोजिशन आपका बेटा बढ़ जाएगा। यदि आपका अपोजिशन बढ़ जाएगा, अपोजिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो करंट को अपोज करता है। यदि अपोजिशन बढ़ गया तो बेटा नॉर्मल सी बात है, करंट आपका घट जाएगा। करंट क्या होता है आपका, इनवर्सली टू अपोजिशन होता है, 1/xc। तो जैसे आपका अपोजिशन बढ़ा तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, डिक्रीजेज हो गई। तो आपका करंट इस वाले केस में क्या होगा, घट जाएगा। ये इसका प्रॉपर आंसर है। चलो आगे पढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। मतलब हमें गिवन क्या है, हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वाई एक्सिस में, और जो डायरेक्शन ऑफ द वेव गिवन है वो है किस तरफ बेटा, एक्स एक्सिस में ना। तो हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम बनाएं। देखो आप ध्यान रखना, इसमें एक चीज बता रहा हूँ आपको। आपको एक बात पता है कि जो ईएम वेव्स होती है वो बेटा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से फ्लो करती है। टाइम वेरिंग ई एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये क्वेश्चंस भी आगे आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है, टाइम वेरिंग, एक कॉम्बिनेशन है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करते हो, इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर है, वो वाई एक्सिस में है। ठीक है, मान लेते हैं ये ऊपर वाली क्या है, वाई एक्सिस है, और टाइम वेरिंग है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी बेटा यहाँ पे साइनोसोडल होता है आपका, मतलब साइन की फॉर्म में होता है आपका, ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के साथ के एक्स, ये होता है आपका। यहाँ पे ध्यान रखना के एक्स लिखा है ये ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये वाला है आपका, ठीक है। ये वाई एक्सिस में बना दिया मैंने, जिसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये अब यहाँ पे घट रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे 0 हो गई बेटा, यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब ये पीक पहुंच गया, उसके बाद ये डिक्रीज हो रही है ऐसे ना, फिर ये इंक्रीज हो रही है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चे, किस तरफ, वाई एक्सिस में बना दिया मैंने ना। अब आपको मैंने अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके, लेकिन इसने डायरेक्शन कहाँ लिखी है, एक्स एक्सिस में लिखी है। तो आप इसे क्या दिखाएंगे, एक्स एक्सिस दिखाएंगे। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ हो जाएगा, वाई एक्सिस में हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा बेटा, जेड एक्सिस में ना। यदि ये वाई में है तो ये कहाँ हो जाएगा, जेड में। तो जेड हमारा ये वाला है आपका। तो यहाँ हम इसका डायग्राम बना देते हैं, इसकी थोड़ी सी इसकी वैल्यूज को कम कर दीजिए। सेम कंसेप्ट, बस खाली ये, अब ये नेगेटिव वाई में था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर ये नेगेटिव जेड में हो जाएगा बच्चे। ये ऐसे हो गया बेटा, इसे आप ऐसे बना देंगे। तो ये आपका इसका डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो करती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन में आता है यहाँ पे लिखा है कि वेव्स प्रोपगेट कर रही है एक्स एक्सिस में, तो आपको इधर एक्स एक्सिस लिख देना है। यहाँ कहीं पर भी आप वाई और जेड लिख सकते हैं, ठीक है, यदि गिवन नहीं है तो। यहाँ यदि आपसे बोला गया कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वाई एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है,
तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड में ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को एक्स में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो बेटा अगले पार्ट पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज इन रडार। अब पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है ना, जो ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम है, देखो बेटा मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो बेसिकली 7 तरह की होती है। जिसे बोलते हैं ना स्पेक्ट्रम, मतलब उसके टाइप्स ना, उसके लिए आप याद रखेंगे, एक ट्रिक बना रखी है मैंने, गाड़ी एक्स यू वी इंडिया में रहेगी, इंडिया में रहेगी। ये बेटा ट्रिक ऐसे ही नहीं है, ये जो वेव है ना, जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके बेस पे लिखी गई। जैसे देखो जी का मतलब होता है बेटा गामा रेज, एक्स का मतलब है एक्स रे, यू का मतलब है अल्ट्रा वायोलेट, वी का मतलब बच्चे विजिबल, आई का मतलब है इंफ्रारेड, एम का मतलब बेटा माइक्रोवेव, और आर का मतलब है बेटा रेडियो वेव, ठीक है। तो ये 7 तरह की वेव्स है आपकी, जो कि कैसे है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वेवलेंथ के, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बेटा किसके, फ्रीक्वेंसी के, ध्यान रखना। तो ये जो ट्रिक है मेरी वो कैसी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की है, इसलिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा रेज की होती है, ध्यान रखना। जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज की, क्योंकि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, ओके। और इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो रडार में यूज हो रही है ना, वो कौन सी है और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। देखो मैं आपको एक बात सजेस्ट कर रहा हूँ बेटा, कि आप जो है अच्छे से इसका लर्न कर लेंगे, इन सारी वेव्स की वेवलेंथ, कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, एनसीईआरटी में गिवन है आपके पास चार्ट एक, और इनकी फ्रीक्वेंसी का चार्ट क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा इनके यूजेस ना, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आते हैं। कई सारे यूजेस तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा आपके सामने, जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए। और एक बात कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इनका प्रोडक्शन क्या है, ये सातों के सातों वेव कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। यदि आपको ये सारी चीजें मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन था, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज इन रडार। देखो रडार में कौन सी वेव यूज होती है ये आपको बताना है। देखो ध्यान रखना भी, रडार में बेटा कौन सी होती है, माइक्रोवेव यूज होती है। गिव फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है वो आपको मैंने बताया, पहले आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेके कितने तक, 300 गीगाहर्ट्ज तक की, ये आपके चार्ट में लिखी मिली है, ठीक है, वहां से आप इसे लर्न कर लेंगे। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज, कि जो आपका एक्सीलरेटिंग चार्ज, जो चार्ज टाइम के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2019 में आया है, ऑल इंडिया 2019 में, ठीक है। इससे नीचे वाला 2018 में क्वेश्चन आया है। पहले इस पे बात करते हैं। ये बोल रहा है कि कैसे ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। देखो आप ध्यान रखना, जो एक्सीलरेटरी चार्ज है ना भाई, पहली बात तो वो सोर्स होता है ऑक्सीलेटिंग चार्ज का, या वो एज ए ऑक्सीलेटिंग चार्ज की तरह भी बिहेव करता है। और यदि कोई चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू किसके, चार्ज यदि ऑक्सीलेट करता है तो वो टाइम वेरिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कौन सा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बताया था कि बेटा जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो ऑटोमेटिकली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। एंड फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से क्या बना देता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल जाती है। तो अब इसका प्रॉपर आंसर क्या लिखेंगे, जो मैंने बताया अभी, कि जो एक्सीलेटिंग चार्ज है इट बिहेव एज ए ऑक्सीलेटरी चार्ज, एंड ऑक्सीलेटरी चार्ज मेक्स टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा। सो वी गेट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बेटा पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन।
वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सी वेव काम आती है, ये आपको बताना है। देखो ये तो आपको बताइए, हर किसी घर में आपके वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, उसमें कौन सी आती है, यूवी रेज काम आती है बेटा, ठीक है। एंड आई सर्जरी में कौन सी आती है, इंफ्रारेड, ध्यान रखना। कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लूंगा, लेकिन फिर भी आपको मोस्ट ऑफ द यूज जो है आपको आनी चाहिए। आगे लिखा है डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो बेसिक कंसेप्ट है वेव का, कोई भी वेव क्यों ना हो, वो क्या करती है, वेव का मतलब होता है बच्चे की डिस्टरबेंस, एक पॉइंट से डिस्टरबेंस या एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना। तो बेसिक सी बात है, डिस्टरबेंस या एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी तो कैरी करती है, साथ साथ वो मोमेंटम भी कैरी कर रही है, ये हमें बताना है। देखो आपने पढ़ा है आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है बेटा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एम सी इंटू सी, तो ये हमारा E आ गया। और आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बच्चे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। हर किसी वेव की, जो मैंने यहाँ सातों लिखी है ना, ये हर किसी की जो स्पीड है वो c होती है, स्पीड ऑफ लाइट से बराबर चलती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड में कि राइट द रेशियो ऑफ द गामा रेज एंड स्पीड ऑफ द वेव, किस किस की, गामा और एक्स रे। तो ध्यान रखना दोनों वेव की जो स्पीड है बेटा वो क्या है, सेम है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वेव है वो एनर्जी के साथ साथ क्या कर रही है, मोमेंटम भी कैरी कर रही है। तो भाई m इंटू सी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, m इंटू वी होता है, लेकिन यहाँ v क्या है, c के बराबर है। तो यहाँ मोमेंटम क्या हो गया, ये p हो गया, ये इंटू सी, तो E इजकल टू आ गया बेटा पी सी। यदि मैं मोमेंटम निकालू P इजकल टू E अपॉन सी, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनर्जी के साथ साथ वो क्या कर रही है, मोमेंटम भी कैरी करती है। यस, इसका आंसर रहेगा यस, दे कैरी एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। अब अगला क्वेश्चन बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 2017 में आया है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हाउ इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, 7वें का आंसर बेटा यहाँ पर है। ये क्या बोल रहा है कि आपको जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्पीड वो करेंगे। आपने देखा होगा 4th चैप्टर में एक टॉपिक था बेटा, वेलोसिटी सेलेक्टर, जहाँ पे क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है वो आपको स्पीड ऑफ वेव दिया करता था आपका ना। तो यही यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जो ई नोट बाई बी नोट है आपका, लेकिन यहाँ स्पीड क्या है, सी के बराबर है स्पीड ऑफ लाइट की ना, क्योंकि यहाँ वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ध्यान रखना। तो ई नोट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नोट क्या है बच्चे, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगले बात पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग इन एक्स वाई। देखो ये बोल रहा है कि वेव प्रोपेगेट कर रही है बेटा एक्स एक्सिस में, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यार यदि वेव एक्स एक्सिस में है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वाई में ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जेड में लिख सकते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को वाई में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जेड में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट चीज, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इन दोनों का यदि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, वो आपको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ द वेव देता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 2022 में पूछा गया था, जो अभी आपका पेपर हुआ था ना टर्म 2 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, टर्म 1 में शायद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, वाई आर द माइक्रोवेव कंसिडर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 2016 में आया, ये मैं पहले बता चुका हूँ वैसे कि भाई रडार में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं। ये पूछ रहा है क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा देखो इसकी खासियत होती है, माइक्रोवेव की खासियत क्या है कि भाई जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके आते हैं ना ऑब्स्टिकल इसके रास्ते में, वो ये क्या करती है, ये उनसे बैंड होके निकल जाती है। इट बैंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल, ध्यान रखना क्या होता है, इट बैंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल, ठीक है। ये क्या करती है, मुड़ जाती है ना। और दूसरी जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये है लंबा ट्रेवल भी कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रहे हैं, द चार्जिंग करंट ऑफ द कैपेसिटर इज दिस। मतलब आपको जो कंडक्शन करंट है वो बेटा गिवन है 0.25 एम्पियर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द प्लेट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोथ आर सेम, बस केवल फर्क क्या होता है
कि बेटा जो कंडक्शन करंट है ये मटेरियल में फ्लो करता है कि जहाँ पे आपका मटेरियल या वायर है। डिस्प्लेसमेंट आपका बेटा विदाउट मटेरियल फ्लो करता है। एक और बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है वो आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जनरेट होता है, जो ई नोट अपॉन डी फाई टी। यदि आपका फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो बेटा क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म करेगा। या फिर दूसरा एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। यदि आपका टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है तो भी आपका क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 11, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम डज ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये आपको फ्रीक्वेंसी का चार्ट याद आना चाहिए, तभी कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। यदि आपको पता होगा कि भाई किस वेव की फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 19 होती है, ये किसकी रेंज में आता है, तो ही आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका चार्ट है वो आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किसकी होती है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसकी गामा रेज की है, ठीक है। तो ये गामा रेज की रेंज में आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू विच पार्ट ऑफ द, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज। तो फिर बोल रहा हूँ एक बार आप इसकी जो है वो याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये इंफ्रारेड में आएगा बच्चे, मेरे तो याद है इसलिए, लेकिन आपको भी याद होनी चाहिए। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, गामा रेज, माइक्रो, इंफ्रा और अल्ट्रावायलेट। देखो बेटा मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी पीछे एक ना, यहाँ पे उसे यूज कर लेते हैं। देखो ये क्या बताया था मैंने, गाड़ी एक्स यूवी इंडिया में रहेगी, ये आपके पास ट्रिक थी। अब आपसे बोला गया कि ये जो ट्रिक मैंने बताई थी वो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, ऊपर की तरफ ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इनको आपको अरेंज करना है, कौन कौन से गामा है हमारे पास, एक तो बेटा गामा है हमारे पास, एक है माइक्रो 2, एक इंफ्रा 3 और एक है बेटा हमारे पास यूवी 4 ना। इन चारों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, किसके, फ्रीक्वेंसी के। लगा लो फटाफट। देखो सबसे कम पहले देखो किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी बेटा माइक्रोवेव की, तो पहले आप माइक्रो लिखेंगे। उससे ज्यादा किसकी है, इंफ्रा की है। उससे ज्यादा बेटा अल्ट्रावायलेट की, उससे ज्यादा क्या है, गामा की है। बस ये आपका याद आ गया। यदि आपको ये ट्रिक पता है तो बड़ा इजीली आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है, वेल्डर वियर स्पेशल गॉगल्स और फेस मास्क विद द ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो जो ये आपके वेल्डर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, या तो चश्मा लगाते हैं या फिर वो प्रोटेक्शन शीट लगाते हैं ना। वो क्या करते हैं एक्चुअली, यूवी रेज से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि आपकी जो उसमें से है ना, उसमें से आपकी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती रहती है आपकी, तो विच इज वेरी हार्मफुल ना। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो आपके गूगल्स लगाते हैं। आगे लिखा है राइट द रेंज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा आपको यदि रेंज पता होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो जो इसकी रेंज होती है वो 10 की पावर कितनी होती है, आई थिंक 15 से लेके होती है 10 टू द पावर कितनी, 17 हर्ट्ज तक ना, ठीक है बेटा। आगे लिखा है अ कैपेसिटर हैज बीन चार्ज बाय ए डीसी सोर्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कह सकते हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने का चांस है इस बार पेपर में 2023 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कैपेसिटर को जो है हमने डीसी सोर्स से चार्ज किया, तो आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट क्या होगा व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। जब इसमें जो चार्ज है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाए ना, इसका मैक्सिमम चार्ज इसमें जा चुका है। तो आपको बताना है कि कंडक्शन करंट की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने आपको बताया था पहले कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बेटा जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होना। जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, ये था कि डी फाई बाई डी टी ना। यदि मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दूं, आप जानते हैं फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है आपका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। अब ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी है, और यार चार्ज तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है बेटा, जीरो। इसका मतलब डिफरेंस आई डी कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट विल बी जीरो। कब, यदि चार्ज आपका फुल्ली चार्ज है तो, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फ्लक्स क्या था बेटा, फ्लक्स होता है चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आते हैं कंडक्शन करंट पे बात। देखो बेटा कंडक्शन करंट क्या होता है आपका, कंडक्शन करंट होता है क्यू इजकल टू, आपने पढ़ा है सीवी होता है,
यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा सी इंटू डी वी बाई डी टी। ध्यान देना, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बेटा, आई सी बन जाएगा, आई सी हो गया सी इंटू डी वी बाई डी टी। अब आपको बोला गया है कि ये क्या है, फुल्ली चार्ज है, इसका मतलब बेटा इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, कांस्टेंट है। यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। इसका मतलब कंडक्शन करंट कितना हो गया, जीरो। तो भाई कंडक्शन करंट भी जीरो और आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो। इसका एक्सप्लेनेशन पेपर में बेटा 2 मार्क्स में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिलेटिव टू ईच अदर। मैंने आपको बेटा पहले बताया था, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, आपस में बच्चे परपेंडिकुलर होते हैं। यदि ये एक्स में है तो ये वाई या जेड किसी में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या बोल रहा है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड एक्सिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये 2011 में क्वेश्चन आया। ये बोल रहा है कि बेटा जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है वो जेड एक्सिस है में चल रही है ना। यदि वेव जेड में चल रही है तो नॉर्मल सी बात है यार, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा आप एक्स ले सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को आप वाई भी लिख सकते हो, या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को एक्स लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30। देखो सारे एक सेम क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं बेटा कि नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -10 मीटर। कि आपको ये बताना है कि जिसकी वेवलेंथ जो लैम्डा है वो आपका 10 की पावर -10 मीटर में लाई करती है, वो कौन सी वेव है। देखो तो फिर आपको इसका यूज आना चाहिए और इसकी वेवलेंथ का चार्ट भी बेटा आपको याद होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई किसकी होती है बताओ जरा, किसी को याद हो तो ढंग से एक बार याद कर लेना। जैसे मेरे को तो पता ही है कि ये एक्सरे की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक्सरे का एक यूज भी लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना है। जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, किसी भी चीज की स्ट्रक्चर में जो है बेसिकली क्या होता है बेटा, एक्सरे काम आती है, ठीक है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये भी बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था ट्रिक। गाड़ी एक्सयूवी इंडिया में रहेगी। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेशन पावर। देखो मैंने बताया था आपको कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो बेटा उतनी ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वेव गामा की, तो इसलिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर भी गामा की बच्चे हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, गामा रेज। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सनलाइट बाय ओजोन लेयर। बस जो आपकी ईएम वेव सन से आ रही है उसका कौन सा पार्ट जो है ओजोन लेयर जो है उसे वो सोख लेती है। बेसिक सी बात है, यूवी रेज को सोख लेती है क्योंकि दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल ना, तो इसलिए जो है ओजोन लेयर उसको रोक लेती है वहीं पे ना। क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज इन रडार। ये भी आपको मैंने पीछे डिस्कस किया है, माइक्रोवेव होती है ये ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 35 पे। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे कि गामा रेज एंड रेडियो वेव ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन एंड द मेन एप्लीकेशन। मतलब आपको जो है गामा और रेडियो वेव की जो प्रॉपर्टीज है ना उनके बारे में डिस्क्राइब करना है बेसिकली, बस कि वह उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, बोथ आर जो है कैरी मोमेंटम, इनको चलने के लिए जो है क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बेटा नोट डाउन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ इज द इक्वेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ मॉडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सप्लेन। देखो ये मैं बता देता हूँ आपको, इसके बारे में मैक्सवेल ने इसमें मॉडिफिकेशन किया था। आपको बेसिकली पता हो 4th चैप्टर से रिलेटेड है ये, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो बेटा होती है, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि भाई जो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इसमें मैक्सवेल ने क्या काम करा, मैक्सवेल ने बोला कि जो ये करंट है ना आई, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा आई सी प्लस आई डी। सी बोले तो कंडक्शन करंट और डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये ना। तो यदि थोड़ा सा इसको और खोला जाए तो दिस विल बी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस बेटा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी। देखो अब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा मैं पहले बात कर चुका हूं, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, फाइन एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ
एम्पियर सर्कुलर लॉ बाय द मैक्सवेल। ये आपकी है मॉडिफाइड फॉर्म बेटा। ये क्या बोलती है कि जब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, इट मेक्स मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान रखना। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही क्या होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है। तो ये इक्वेशन क्या बताती है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस ऑक्सीलेटिंग चार्ज। ये मैंने आपको बताया था पहले कि बाय द ऑक्सीलेट मतलब ऑक्सीलेटिंग चार्ज से आप कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको बताया कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज क्या करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और बेटा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय द मैक्सवेल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइस वर्सा। अब ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे, सो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है यार, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो बेटा इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, केवल कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही वो एनर्जी रखती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are the source of the energy associated with the electromagnetic waves। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि why are the infrared waves often called heat waves। देखो हीट वेव का मतलब क्या है, हीट वेव का मतलब है कि ज्यादा हीट जनरेशन हो रही है। ज्यादा हीट जनरेशन का मतलब है कि वो जो है उसमें ज्यादा हीट का लॉस हो रहा है। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है कि वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विजिबल लाइट से कम होती है, लेकिन वो जो वाइब्रेट करती है साथ साथ ना उसमें जो मॉलिक्यूल्स इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में वाइब्रेशन करने से क्या होता है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इसलिए हम इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं, हीट वेव्स भी बोल देते हैं। समझ गए। तो क्या होता है, बेसिकली वाइब्रेशन करने से एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ने से क्या होता है वो थोड़ी गर्म हो रही है, गर्म हो रही है तो उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा उन्हें हम हीट वेव्स बोल देते हैं। डन। आगे लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मोमेंटम को ट्रांसफर करती है, क्योंकि आपको मैंने निकाल के दिखाया था पीछे कि P इक्वल टू होता है बेटा E/c। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, गिव वन यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में कौन सी वेव काम आती है उसका यूज लिखना है आपको। देखो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कहाँ पे होता है, ऑब्टेन इन द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन आर यूज्ड टू द स्टडी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहाँ होता है, एक्सरे होता है बेसिकली ना। और ये कहाँ होती है, स्टडी करने में काम आती है किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो लिखा था ना कि यूज लिखना है आपका ना, तो कौन सी है, ये एक्सरे है। और एक्सरे का काम क्या होता है, स्टडी करना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आगे लिखा है बेटा गिव वन एग्जांपल इज टू इलिस्ट्रेट द सिचुएशन वेयर देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। ये मैंने आपको पीछे बात किया था कि देखो जहाँ केवल डिस्प्लेसमेंट करंट हो लेकिन कंडक्शन करंट ना हो, ये कहाँ होता है बेटा, विदाउट मटेरियल में होता है। जहां मटेरियल नहीं होता आपका वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ओनली कंडक्शन करंट बट नो डिस्प्लेसमेंट, ये कहाँ होता है, ये वायर में होता है कि जहां आपका मटेरियल प्रेजेंट है। बस केवल ये लिखना था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, हाउ डज ऑक्सीलेटरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो ये 2022 में क्वेश्चन आया टर्म 2 में। ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो है कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो मैंने आपको पीछे बताया कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स मैग्नेटिक फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा सो ऑन, सो वी गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस ये इसका आंसर था। आगे बेटा सेकंड पार्ट लिखा है, स्केच ए स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलोंग द जेड एक्सिस। अब वेव कहाँ जा रही है, जेड एक्सिस में जा रही है। तो बेसिक सी बात है बेटा, जेड एक्सिस को आप इधर रखेंगे, एक्स एक्सिस आप ये मान लेते हैं, मान लो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, इसे रख लेते हैं बेटा वाई एक्सिस में। मैंने आपको बताया था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले ड्रॉ करना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का ड्रॉ कर लेना है ऐसे ऐसे। ये मैं पीछे इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। ठीक है बच्चे,
आगे लिखा है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब वही लिखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, कि भाई दे प्रोपगेट इन वैक्यूम आल्सो, डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपगेट, दे प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे कैरी मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। वो सारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बच्चे लिखनी है आपको। ओके, अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड गामा रेज। देखो बेटा इसका आंसर आप उस ट्रिक से कर सकते हैं, गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी, इससे आप बड़ा इजीली इसको निकाल सकते हैं बच्चे। ठीक है, लिखा है कौन सी है, आपको करना है वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो ट्रिक है बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है वेवलेंथ के, तो डिक्रीजिंग में बताना है आपको। सबसे ज्यादा कौन कौन सी वेव है इसमें, माइक्रो है एक तो येरी माइक्रो, गामा है सबसे पहले गामा, इंफ्रारेड है बेटा येरी, एक है यूवी। तो सबसे ज्यादा किसकी है डिक्रीजिंग का, मतलब सबसे पहले माइक्रो आएगा, माइक्रो से कम होती है किसकी, आई की, आई से कम होती है किसकी, यू की, और यू से कम होती है बेटा गामा की। ये इसका आ गया। राइट वन यूज ईच ऑफ एनी टू, आपको यहाँ पे दोनों के यूज लिखने हैं एक एक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है बेटा एन, ये 2013 में क्वेश्चन आया है। लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी आई। देखो आई का मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये आई कैप है यूनिट वेक्टर, जो किसको शो कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को शो करता है। ड्रॉ द स्केच शोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ चल रही है आपकी वेव्स, एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ ले लेंगे, वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देंगे जेड एक्सिस में। जो मैंने पीछे क्वेश्चन का आंसर दिया है, बस केवल वहां पे इस तरफ आप क्या करेंगे, एक्स कर देंगे, इसे आप वाई रख लेना, इसे आप जेड ले लेना। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वाई में रख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को आप जेड में रख लेंगे। ठीक है बेटा, हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है रेशियो में, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, वो मैंने पीछे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, देखो व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर इज चार्ज बाय द डीसी नो करंट फ्लो। ओके, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को बेटा ब्लॉक करता है। डन। आगे लिखा है व्हेन एन एसी सोर्स इज यूज द करंट फ्लो कंटिन्यूअसली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे चेंजिंग फ्लक्स होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म होती है। हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने अभी बताया आपको वही बताना है बस इसमें ना, क्योंकि आपको पता है कि बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट जो आई डी है हमारा वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, या विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। अब यदि आपका डीसी करंट फ्लो कर रहा है बेटा, समझना डीसी करंट फ्लो का मतलब है कि आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो आपका जो है करंट में चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा तो एक कांस्टेंट फील्ड बना रहा है। यदि वो कांस्टेंट फील्ड बना रहा है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी है, 0, तो वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट आपका नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आप एसी फ्लो करा रहे हैं, एसी का मतलब होता है बेटा फ्लक्चुएशन करंट ना आपका, जिसका टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी और जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ यदि आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है करंट, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम वेरिंग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है। यदि ये चेंज होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे बनेगा। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है जो मैंने बोली अभी। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ये यूज कर चुका है बेटा, रडार वाले में माइक्रोवेव आती है। स्टडी द क्रिस्टल एक्सरेक्शन, ये बेटा पहले हम लिख चुके हैं, एक्सरे में काम आई थी। ठीक है, राइट देयर फ्रीक्वेंसी, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, उसके चार्ट पे बेस क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ ए स्केच ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलोंग इन द जेड एक्सिस। ये फिर वही आ गया बेटा, आप इसे जो है जेड एक्सिस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक को दोनों को दिखा देंगे आपस में एक्स और वाई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। ये आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोला कि तीन आपके पास वेव्स है, वेवलेंथ है, एक लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ये 2022 में आया टर्म 2 में। इन रडार सिस्टम में कौन सी होती है यूज, वाटर प्यूरिफायर में कौन सी होती है और रिमोट स्विचिंग में कौन सी होती है, टीवी में ना। आपको वेव्स बतानी है और उनके यूज लिखने हैं। देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, रडार में आपको पहले बताया था मैंने माइक्रो होती है। ठीक है,
वाटर प्यूरिफायर में यूवी हो जाएगी, रिमोट सेंसिंग में बेटा इंफ्रारेड होती है। तो इनका आप जो है इन्हें पहचान लिया आपने, राइट। इनकी सोर्स, इनका एक एक अपना जो है वन सोर्स ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब इनका जो है कहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, इनका प्रोडक्शन लिखना है बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। देखो ये भी 2022 के टर्म सेकंड में ही आया है क्वेश्चन। लिखा है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस वेल्डिंग एरियाज हॉट बॉडीज वन ऑफ द ईच यूज लिखना है ना। मतलब ये आपको चार्ट याद रखना चाहिए बेटा। देखो चलो मैं बता देता हूँ इसका, तो कि आपकी जो रेडियो एक्टिव डिके है उसमें कौन सी काम आती है, गामा रेज काम आती है, ठीक है। अगला वेल्डिंग वाला है, अभी हम बात कर चुके थे, यूवी वाला था जो वेल्डर्स पहनते हैं उसको। हॉट बॉडीज, हॉट बॉडीज में कौन सी आती है, इंफ्रारेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा 59, 2019 में आया है ये क्वेश्चन ना। ये क्या बोल रहा है बच्चे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन रडार। रडार में बेटा आपका माइक्रो आ गया, फिर से सेम क्वेश्चन। आई सर्जरी, आई सर्जरी में कौन सी होती है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज काम आती है, आई थिंक सो। हाँ जी, अल्ट्रा वायलेट रेज है बेटा ये। राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आपको याद होनी चाहिए, इसे आप लिख देंगे यहाँ पे चार्ट से देख के, ठीक है बेटा। ये एनसीईआरटी में चार्ट गिवन है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा। आगे लिखा है प्रूव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बता रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है ना किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है। ओके, अब एक बात बताओ मेरे को, देखो जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा चैप्टर नंबर सेकंड में, ये होती है बेटा हाफ ई नोट, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ठीक है। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो बेटा ये होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड में होती है। ये 6 चैप्टर का है, ये बेटा सेकंड चैप्टर में, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यू ई प्लस यू बी हो जाएगा। और यू ई आपके पास है गिवन हाफ ई नोट एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी नेट स्क्वायर बाई म्यू नोट, ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यदि ये तो आपकी एनर्जी आ गई पूरी ना, इसे यदि मैं ई नोट पीक की फॉर्म में लिखूं बेटा, ये क्या है, आरएमएस है, क्योंकि आपको ये आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। आरएमएस क्या होता है आपका, कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो क्या होती है पीक वैल्यू का रूट 2 टाइम्स होता है, 1/√2 होता है। इसे यदि मैं यहाँ पुटअप करूं तो बेटा जो ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा 1/2 ई नोट, ये हो गया बेटा ई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, प्लस यहाँ पे भी ये 1/2, ये हो गया बच्चे बी नोट का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया यहाँ से, और ये मी नोट तो है ही। यदि मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो दिस विल बी 1/4 ई नोट एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ये आ गया बेटा 1/4 बी नोट स्क्वायर बाई म्यू नोट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी डेंसिटी किसकी आ गई, टोटल वाले की ना। और आपको पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली तो गिवन है, बराबर है। इट मीन्स क्या है कि जो इनका एवरेज डेंसिटी आ गई बेटा, वो कितनी आ जाएगी, 1/2 ई नोट ई स्क्वायर या फिर 1/2 बी नोट अपॉन में म्यू नोट, बस। क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाती है भाई एवरेज इक्वली, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी ना। जो ये टोटल एनर्जी आपकी डेंसिटी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो दोनों में बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक में भी। इसका मतलब आधी जितनी ये है उतनी ही बेटा हमारे पास ये है, खत्म। ये इसमें प्रूव करना था आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ आर द ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ऑक्सीलेटिंग, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा, 16 में आया था, ये मैं पीछे डिस्कस कई बार कर चुका हूँ। ये जेड एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सेम है, ठीक है। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखो ये क्वेश्चन 2014 में आया, ये भी 14 में आया, 65वां नंबर भी, और बेटा ये क्या है, ये वाला भी 2014 में आया है, ठीक है। और देखो तीनों क्वेश्चन ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं, तो इन्हें आप एक बार खुद से ट्राई करना, ओके बेटा। और जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना, कोई क्वेरी हो वीडियो में, वो आप जो है कमेंट में बता दें मेरे को। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।